क्योंकि यहाँ पे गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, परचेस और सेल होता था, ठीक है। गुड्स रिलेटेड अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर कुछ मैन्युफैक्चर होता था फैक्ट्रीज में वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम लोग रिकॉर्ड करते थे। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। सो एक बेसिक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। अभी जब गुड्स थे, गुड्स तो थे मेरे पास, गुड्स जब मैं बेच रहा था, खरीद रहा था, दैट इज ट्रेडिंग, बराबर। अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो बेसिकली कोई भी चीज हम लोग जब करते हैं तो उसके वो क्यों करते हैं, हम लोग कोई भी बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर हमें कुछ ना कुछ फायदा उससे मिलने वाला है, या फिर हम कहीं ना कहीं उसका फायदा देने वाले हैं। ये कोई भी चीज हम लोग जब करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसे होता है, दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो गुड्स वाला और एक तो सर्विस वाला। तो व्हाट इज गुड्स वाला बिजनेस, जिसमें हम लोग गुड्स बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, बराबर, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग। एंड व्हाट इज सर्विस, सर्विस मीन्स जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि हमें एक सर्विस देता है, उसमें कोई भी गुड्स ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ या फिर आपको एक नॉलेज मिलेगा, या फिर आपके लिए कोई केस लड़ेगा, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का टेटास्कोप थोड़ी लेके आता हो पैसा देके, डॉक्टर आपको क्या देता है, सर्विस देता है। सो बेसिकली सर्विस इज द थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इट गिव्स अस अ प्लेजर। प्लेजर मतलब हमें कुछ हैप्पीनेस या फिर हमें कुछ अच्छा कुछ देता है, दैट इज सर्विस। होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, प्लेट लेके नहीं आते हैं पैसा देके, तो वी गिव अ पैसा फॉर अ सर्विस, सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। वही चीज आप घर पे बनाओगे, घर पे खाना खाओगे, तो घर पे पैसा थोड़ी देते हो, तो वहां पे पैसा नहीं देते, क्योंकि दैट इज अ नॉन मॉनेटरी टर्म, ठीक है। अभी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में नहीं जाएंगे। हमें बेसिकली ये समझना है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिव होता है, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। क्या होता है वो, कंसिडरेशन। कोई भी चीज करो आप, उसमें कंसिडरेशन नेसेसरी है। विदाउट कंसिडरेशन देर इज नथिंग। आप यहाँ आए हो, क्यों आए हो इतने सुबह सुबह, क्योंकि आपको सीखना है। आप यहाँ आए हो, आप ये ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको वो सीखना है। तो दैट इज अ कंसिडरेशन बिहाइंड इट, ओके। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर सिखाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, या फिर मुझे जो मेरा टारगेट अचीव करना है उसमें हेल्प होगी, राइट। तभी जाके आपको वो चीज समझेगी। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ, दैट इज माई कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन इज अ थिंग विच एवर इट इज, मतलब कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन में। आपके बारे में, आपको दूसरे के बारे में कुछ लग रहा है, आपके बारे में कुछ लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो कंसिडरेशन होता है। तो बेसिकली जब बिजनेस हम लोग, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, 11 में हम लोग ने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, राइट। उसमें हम लोग ने क्या समझा कि बाबा एक पर्सन होता है, वो बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद उसको कुछ लास्ट में उसका कुछ कुछ जो कुछ भी बचा है, आया है गया है, वो सब एक रिकॉर्ड करता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में। और उससे उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझता है, उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज वाज मतलब बहुत लिमिटेड थिंग था, क्योंकि एक बंदा हर जगह नहीं जा सकता, तो दैट इज अ लिमिटेड थिंग, एक ही जगह पे काम करेगा। अभी अकेला है तो ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाया होगा, एक साथ 10 ग्राहक आ गए, यही वड़ा बना रहा है, यही पाव दे रहा है, यही सब कुछ दे रहा है, तो नहीं होगा, वहां पे ग्राहक नहीं रुकेगा, ग्राहक भाग जाएगा, बराबर है। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि बाबा एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, और यहाँ पे हर बार एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, तो वहां पे ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं, बराबर। तो एंट्रीज भी लिमिटेड होती है, तो उसका नॉलेज भी लिमिटेड ही होता है, बेसिक थिंग है। देन हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आए थे, अभी 11th 12th के स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप में क्या कैसे चलते हैं। पार्टनर्स मतलब क्या, टू और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कंसिडरेशन। उनको एक कॉमन कंसिडरेशन है, कॉमन चीज उन्हें फॉलो अप करनी है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कंसिडरेशन के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एक अकाउंट बढ़ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। वहां पे हम लोग को पार्टनर्स के सब एंट्रीज लिखने पड़ते हैं, बाकी तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट आएगा, तो ये तो फिक्स ही है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि ये बिजनेसेस में हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट होता था, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, परचेस और सेल होता था, ठीक है।
गुड्स रिलेटेड अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर कुछ मैन्युफैक्चर होता था फैक्ट्रीज में वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम लोग रिकॉर्ड करते थे, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। सो एक बेसिक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। अभी जब गुड्स थे, गुड्स तो थे मेरे पास, गुड्स जब मैं बेच रहा था, खरीद रहा था, दैट इज ट्रेडिंग, बराबर। अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ तो मेरे पास ना कुछ आ रहा है ना मेरे पास से कुछ जा रहा है, मैं कुछ कहा जाके परचेस नहीं कर रहा हूँ और कहीं जाके सेल नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परचेस और सेल है ही नहीं, है क्या? नहीं है। अगर परचेस और सेल ही नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां हम लोग ये फाइनल अकाउंट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रैदर वो रूल्स में ही नहीं बैठ रहे। ऐसी कुछ जगह है जहां हम लोग ये फाइनल अकाउंट यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आप क्लासेस आते हो, ठीक है, कहीं पे भी क्लासेस जाते हो, कोचिंग क्लासेस लगाते हो, या फिर स्कूल में जाते हो, या फिर अभी कॉलेज में जाते हो, तो हम लोग कॉलेज में एक फीस जमा करते हैं, बराबर। तो वो फीस आती है कॉलेज को, कॉलेज आपको उसके बदले में कुछ गुड्स देता है क्या? कुछ खाने देता है क्या? नहीं, नथिंग। दे आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस ऑफ एजुकेशन, आपको नॉलेज देने का काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो करते नहीं है बराबर, भाई कर रहे, ठीक है। सो बेसिकली उनका काम है आपको नॉलेज देना, उसके बदले में आप उनको क्या देते हो? फीस देते हो, बराबर है। अगर वो फीस मैं दे रहा हूँ, उनके पास तो पैसा आ रहा है बट उनके पास से कुछ जा नहीं रहे, वो कहीं जाके नॉलेज परचेज करके ला रहे हैं क्या आपके लिए, और आपको सेल कर रहे हैं क्या? नहीं। सो परचेस और सेल नहीं कर रहे, तो वहां पे ट्रेडिंग हो ही नहीं रहे। तो ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होगा? तो वहां पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते। सेकेंड कंसेप्ट आती है, सेकेंड कंसेप्ट इज, कभी कभी कुछ लोग सर्विस देते हैं। अभी देखो, जो स्कूल है, स्कूल कॉलेज छोड़ दो, जैसे कि एक कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं सर्विस, या फिर होटल है तो आपको सर्विस प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं? पैसा। एवरीवन इज ओवर देयर फॉर पैसा, सो देयर कॉमन कंसिडरेशन इज पैसा, फाइनेंशियल नीड्स। तो फाइनेंशियल नीड्स के लिए वो हमें क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है, इसके लिए वहां पे प्रॉफिट और लॉस तो है, बट ट्रेडिंग नहीं है, तो इसके लिए वहां पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं यूज कर सकते। पहला कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट, कभी कभी कई कई जगह पे ऐसा है कि हम लोग सिर्फ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग का मेन मोटो प्रॉफिट कभी भी नहीं है। हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है। क्या नहीं कमाना है? प्रॉफिट नहीं कमाना है। जैसे कि कुछ एनजीओ होते हैं, एनजीओ सुना रहेगा आपने, एनजीओ होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मतलब लोग रहते हैं, उनके कुछ ट्रस्ट रहते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं? गरीब लोगों को, या फिर जहाँ पे नीडी लोग हैं उनको हम लोग मदद करते हैं, ठीक है। तो वो लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब कोई भी पर्सन सोसाइटी के लिए कुछ करता है तो वहां पे प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं है उनके पास, क्योंकि वो लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का अच्छा, ये करने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ, या फिर ट्रस्ट, या फिर पब्लिक पब्लिक अथॉरिटीज। कभी कभी गवर्नमेंट भी करती है अच्छा काम, ठीक है, कभी कभी। सो रैदर बेसिक सी थिंग है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई बिजनेस पब्लिक के लिए कुछ कर रहा है तो वो वहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं कमा रहा है। तो अगर प्रॉफिट और लॉस ही नहीं है उस बिजनेस में इन्वॉल्व, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा तो फाइनल अकाउंट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग को समझेगा कैसे कि बाबा ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इनको बेनिफिशियल है या नहीं है, ये जो कर रहे हैं वो बराबर है कि गलत है, ये लोग खुद का ही पैसा फंसा रहे हैं, फंस रहे हैं ये लोग। तो इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करने के लिए, ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए नई इन्वेंशन हुई, दैट इज अकाउंटिंग ऑन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, दैट इज एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस अकाउंट्स का मतलब ही है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। बट अभी फाइनल अकाउंट्स, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ड्यू टू व्हाट? क्योंकि वहां पे देखो, सबसे पहले चीज तो ट्रेडिंग नहीं है, ये लोग सर्विस दे रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम नहीं कर रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या?
ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैंसिल करके यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहां पे हमारी इनकम रिकॉर्ड होगी और हमारा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। इनका पैसा आने वाला है और इनका पैसा जाने वाला है, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है इनके बिजनेस में। ठीक है, और जो कुछ भी बचेगा, बचा हुआ कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में। बचा हुआ मतलब बैलेंस, लिखने की जगह मतलब शीट, बैलेंस शीट। तो जो कुछ भी बचेगा वो कहा जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। बेसिक चीज है। अभी यहाँ मेन मेन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे कैसे होता है, ये एक सोशल बॉडी है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर बहुत लोगों की नजर होती है कि ये सच में प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे क्या, या फिर ब्लैक मनी तो वाइट नहीं कर रहे हैं ना, बहुत सी चीजें होती है। तो कुछ ना कुछ फ्रॉड्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर बहुत कड़ी नजर होती है हर किसी की। हर कोई इनको देखता है कि वो नहीं, कुछ तो कर सकते हो लोग, कुछ प्रॉब्लम करेंगे ना, कुछ ये होएगा ना, कुछ होएगा। तो ये फोकस्ड में रहते हैं, तो इनको हर चीज अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये लोग जो कुछ भी चीज मेंटेन करते हैं ना, वो एज अ एकेडमिक ईयर जैसा करते हैं। मतलब हम लोग का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है 25 में और खत्म होता है 26 में। वैसे अकाउंटिंग ईयर भी अगर 25 में स्टार्ट होता है तो 26 में खत्म होता है। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स को देखा रहेगा, प्रोप्राइटरशिप, उसमें पूरे एक साल का सिर्फ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बट हमारी जो एनपीओ होती है, एनपीओ कैसी होती है? एनपीओ सबका सोचती है। तो एनपीओ में क्या होता है, एनपीओ क्या सोचती है कि वो मेरे पिछले साल में भी जो कुछ भी बचा है वो भी मैं इस साल में लिखूंगी। इस साल में अगर पिछले साल का कुछ बचा है तो वो भी मेरे को लेके आना है और उधर डालना है कि बाबा अगले साल तो मिलेगा। सो यहाँ पे रिलेशन होता है पिछले बैलेंस शीट का और अभी के बैलेंस शीट का। तो वो रिलेशन आपको समझना चाहिए। अगर वो रिलेशन आपको अच्छे से समझता है तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इज सेम 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 थिंग, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनपीओ बोलेंगे, एनपीओ। ठीक है। सो बेसिकली आपको इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अभी देखो वापस, फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रहेगा। रीजन वापस एक बार वही बताऊंगा, ट्रायल बैलेंस में लोग बैलेंस लिखते हैं ऑल लेजर अकाउंट्स का। यहाँ पे लेजर अकाउंट ही नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉपर ऐसा कोई परचेस और सेल्स का अकाउंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, डायरेक्ट सब्सिडरी बुक बनेगी। क्या बनेगी? अगर 11 का याद होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैश बुक हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, तो यहाँ पे कैश बुक बनेगी। क्रेडिट पे होगा ही नहीं ना, क्रेडिट पे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्रेडिट पे कैसे होगा? तो अगर होगा भी कुछ भी क्रेडिट पे, तो वो होगा कहीं से पैसा आने वाला है या फिर डोनेशन आने वाला है या फिर ऐसी चीज। तो एनपीओ का काम, अभी देखो एनपीओ में नाम में ही लिखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका प्रॉफिट से कोई भी संबंध नहीं। इसका मतलब इनको बेनिफिट ही नहीं होगा क्या? होगा। बेसिक सी चीज है, देखो कोई भी आदमी अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर मैं कहीं पे जाके काम कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे मेरी दिनचर्या चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, ज्यादा नहीं कमाऊंगा बट कुछ तो चाहिए, समथिंग। अगर समथिंग नहीं मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। रिवॉर्ड और एफर्ट्स का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। आपने ये ओसीएम में सीखा रहेगा। तो अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, तो आपका मन हट जाता है उस एफर्ट्स से, तो आप एफर्ट्स नहीं करते हो। बट कैसे है, थोड़ा तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं आएगा, तो रिवॉर्ड इन द सेंस मिलता है हमें सरप्लस। तो यहाँ पे इन शॉर्ट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस। और लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस है डेफिसिट। तो यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज ए सरप्लस और एज अ डेफिसिट। ठीक है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते थे? जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा होता था और क्रेडिट साइड छोटा होता था तो हमारा लॉस होता था। और जब क्रेडिट साइड बड़ा होता था और डेबिट साइड छोटा होता था तो प्रॉफिट होता था, क्योंकि हम लोग डेबिट में एक्सपेंस लिखते थे, क्रेडिट में इनकम लिखते थे। यहाँ पे भी वही करना है, डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट में इनकम आएगा, सेम चीज करना है आपको। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? जब डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट में इनकम आएगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम क्या है? कम। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम, तो हम लोग लॉस लिखते हैं। लॉस की जगह का नाम क्या आएगा? डेफिसिट। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस, देन इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। एक मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है।
When income is more and expenditure is less. When income is more than expenditure is normally known as surplus. क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरप्लस. अभी प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते और लॉस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे. अगर ये बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो इसको प्रॉफिट या लॉस कैसे मिलेगा? तो इसलिए वो लोग क्या लिखते हैं? सरप्लस या फिर डेफिसिट. क्लियर है इतना? सो यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट होता है, अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता. क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सिर्फ कैश बुक कि हमारे पास पैसा कहाँ से आया और हमारे पास पैसा कहाँ से गया. देखो, पैसा आता है ना, दो टाइप से आता है. कितने टाइप से आता है? दो. एक रेवेन्यू और एक कैपिटल. क्या? रेवेन्यू, कैपिटल. इनकम दो टाइप की होती है, दोनों मतलब तीन टाइप की होती है. एक्चुअल में तीन टाइप की इनकम होती है: रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू. क्या क्या? रेवेन्यू, कैपिटल और तीन टाइप की इनकम होती है, तीन टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं. सेम टाइप, सेम. रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू. सो रेवेन्यू इनकम बार बार होने वाला, रिकरिंग होने वाला चीज. मतलब हर महीना मुझे कुछ मिल रहा है या फिर हर 3 महीने में मुझे कुछ मिल रहा है. सार में जो चीज बार बार होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? रेवेन्यू. जैसे कि अगर आप समझो कोई जियो प्राइम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होता है? हर महीने हमारा पैसा कटता है. तो हर महीना उनको पैसा मिल रहा है, मतलब जियो को हर महीना पैसा मिल रहा है. हम लोग रिचार्ज करते हैं, हर महीना पैसा मिल रहा है. तो दैट इज अ रिकरिंग या फिर बार बार होने वाला इनकम. दैट इज रेवेन्यू इनकम. उसके अपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार खर्चा होगा. जैसे कि आपके केस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपका बार बार खर्चा हो रहा है. अभी देखो, ये क्लासेस में चला रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज का चलाऊंगा तो क्या होता है? सबसे पहले आता है लाइट बिल, जो हर महीना आता है. ऐसा है क्या? ये इस महीना आया, चल जाने के 6 महीने बाद हर महीना वो लाइट बिल आता है. हर महीने का वो एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो साल में बार बार होता है, मोर देन वंस, एक टाइम से ज्यादा बार जो होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम. उसके बाद दूसरा केस आता है कैपिटल. कैपिटल मतलब ऐसा चीज जो 2-4 साल में एक बार होता है. मतलब बोलते ना, कभी कभार. जैसे कि अभी मुझे बताओ, मैंने बेंच लिए, ठीक है, या फिर मैंने बोर्ड लिए. ये बोर्ड मैं हर महीना चेंज करता हूँ, हर महीना बोर्ड लाता हूँ. हर महीना पंखा लगा देंगे हम लोग घर पे. हर महीना फ्रिज लाते हैं क्या घर पे? नहीं, एक ही बार लाते हैं, 4-5 साल चलाते हैं. दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. या फिर वैसे ही एक कैपिटल इनकम होता है. कैपिटल इनकम मतलब लाइबिलिटी. इन शॉर्ट, कैपिटल इनकम मतलब हमने कहीं से पैसा मांगा. हर बार हम लोग मांगने जाते हैं क्या? नहीं, कभी कभार मांगते हैं हम लोग, कभी कभार लोन निकालते हैं. दैट इज कैपिटल इनकम. ठीक है. एंड लास्ट वन इज डेफर्ड वाला. डेफर्ड रेवेन्यू इनकम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी इसमें क्या होता है? थोड़ा रेवेन्यू का भी गुण होता है, थोड़ा कैपिटल का भी गुण होता है, मतलब हाइब्रिड. इन शॉर्ट, तो ये कैसे होता है? साल में एक ही बार होता है बट हर साल होता है. क्या बोला? साल में एक ही बार होता है बट हर साल होता है. जैसे कि हमारा एक एनुअल डे होता है, उत्सव, जो कि 2026 में भी होगा. ठीक है. तो जो उत्सव होता है वो साल में एक ही बार होता है, उसमें खर्चा होता है और उसमें इनकम भी आता है पासेस का, बट साल में एक ही बार आता है. दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू. इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं कभी कभी, मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं कभी कभी. एक ही बार साल में होने वाला वो चीज, बट हर साल होगा. देखो, रेवेन्यू भी है और डेफर्ड भी है. साल में बार बार नहीं हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है और हर साल में हो रहा है एक बार. दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू. समझा आपको? क्लियर है? तो देखो, जब रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट मतलब पैसा आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पैसा तीन टाइप से आता है. उसमें से डेफर्ड रेवेन्यू मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, बहुत बहुत कम केसेस में आता है. दो टाइप तो फिक्स आता है. एक तो पहला क्या? रेवेन्यू इनकम. अभी रेवेन्यू इनकम में क्या क्या आएगा? देखो, आप एक एनजीओ, तो आपको कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है? सबसे पहला पैसा डोनेशन. हर कोई आपको क्या देगा? डोनेशन देगा. दूसरा आएगा सब्सक्रिप्शन. क्या आएगा? या फिर फीस. अगर आपके एनजीओ में किसी को ज्वाइन होना है एज अ मेंबर, तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा. दैट इज सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर फीस. बराबर. तीसरा होता है मेंबरशिप फीस, मतलब वो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है, वहां से पैसा आता है. उसके बाद समझो, अगर आपका एनजीओ है, आपके बच्चों का एनजीओ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं डांस करने गए, उसका पैसा आया. कहीं ना कहीं ड्रामा किया, उसका पैसा आया.
कहीं ना कहीं अच्छा काम किया जाता है, उसका पैसा आया। तो ये सब पैसा वो बार बार आता रहता है, तो इसलिए ये क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, दैट इज रेवेन्यू इनकम। अभी थोड़ा आगे जाते हैं कैपिटल इनकम पे। अभी कभी कभी क्या होता है पता है, एक आध व्यक्ति डोनेशन दे देता है और क्या बोलता है, मैं डोनेशन तो दे रहा हूँ बट ये बिल्डिंग बांधने के लिए। क्यों दे रहा हूँ डोनेशन? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अगर एक आध बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई हमें डोनेशन देता है, तो पैसा तो आया बट वो जाने वाला है, वो हम लोग हमारे यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज बताया नॉर्मल डोनेशन था, वो हमारे लिए हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा इनकम है। हम रेदर कोई ड्रामा कर रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है, हम लोग हमारे लिए कैसे भी यूज कर सकते हैं। उससे हम लोग खाना खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे किसी को कुछ लेना देना, इसके लिए वो रेवेन्यू है। बट जो अभी सेकंड इनकम जो मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है, उसने मुझे डोनेशन तो दिया बट क्या बोला, ये बिल्डिंग बन। तो ये पैसा तो आया मेरे पास बट जाने वाला है। इस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू या फिर कैपिटल इनकम। जो कैपिटल आता है, जो कुछ बनाने के लिए दिया उसने, या फिर हमारे पास आया तो है बट वो हमारा पैसा कभी ना कभी हमें वापस देना है। जैसे कि हमारे मेंबर ने किसी लोन दे दिया हम लोग को कि बाबा अभी प्रॉब्लम है तो मेरे से पैसा ले लो, आपको आएगा तो आप मेरे को दे दो। तो कैसा लिया, देना तो पड़ेगा कभी ना कभी तो, दैट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कहाँ होती है, वो कैपिटल में जाती है। ठीक है, उसके बाद मतलब रिसिप्ट। देखो मतलब रिसिप्ट में हम लोग को दो चीजें समझी। पहले तो इसमें से एक इनकम आएगी जो हमारी होगी खुद की, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं तो वो इनकम आएगी। और दूसरी चीज क्या आएगी, लाइबिलिटी, जो हमारी आई बट हमें देनी है वापस, दैट इज अवर लाइबिलिटी। तो रिसिप्ट में दो ही चीजें आएंगी, एक तो इनकम या फिर लाइबिलिटी। एक तो इनकम या फिर, बराबर। उसके उल्टा पेमेंट। पेमेंट में मैं दो टाइप के पेमेंट करता हूँ। एक तो ऐसा वैसा जो वापस नहीं आने वाले, दे दिया खत्म। जैसे मैंने रेंट दिया, खत्म, उस महीने का रेंट खत्म। जैसे कि मैंने लाइट बिल दिया, खत्म, नेक्स्ट महीना नया आएगा। वही थोड़ी ना बोलेगा यार भाई लास्ट महीना दिया था वही एडजस्ट करना, नेक्स्ट मंथ वापस नहीं आएगा। हर मंथ वही होता रहेगा, हर मंथ वही होता रहेगा। वो पैसा सिर्फ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। उस पैसे से मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी देखो ड्रामा के लिए जाएंगे, डांस के लिए जाएंगे, उनको कॉस्ट्यूम लगेगा, कॉस्ट्यूम पे खर्चा करेंगे, वो खर्चा वापस मिलेगा क्या अपन को? नहीं, एक्सपेंडिचर। भूख लग गया, खाने को दिया, एक्सपेंडिचर। बाहर गए, घूम के आए, टिकट का पैसा लगा, एक्सपेंडिचर। जू में गए, टिकट का पैसा लगा, एक्सपेंडिचर। ऐसा पैसा जो वापस नहीं आएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कई कई हम लोग ऐसा पैसा खर्चा करते हैं जिससे हमें ही फायदा होता है। जैसे कि अगर समझो हमारे पास बच्चे सीख रहे हैं, नीचे बैठ के सीख रहे हैं, हम लोगों ने उनके लिए क्या लिया, बेंच लिया। जब बेंच लिया तो क्या हो गया, 10 बच्चे थे, 10 के 20 हो गए। अब इस केस में क्या हुआ, हम लोगों ने पैसा तो एक्सपेंस किया बट उससे क्या मिला, हमें एक असेट मिला। हमें क्या मिला, असेट मिला, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, जिसे हमारे यूज के लिए वो होगा। तो ऐसी जब चीजें बनती है, हमारे एक्सपेंडिचर की वजह से कोई चीज बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं असेट। क्या बोलते हैं? असेट। असेट विच वी परचेज टू यूज, हम लोगों ने परचेज किया यूज करने के लिए। तो हम लोग कोई भी चीज अगर यूज करने के लिए परचेज करते हैं तो पैसा तो गया बट पैसे के बदले में कुछ तो आया। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे थे तो पैसा जा रहा था बट उसके बदले में कुछ आ नहीं रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने पैसा दिया, एक्सपेंस तो हुआ बट उसके बदले में हमारे पास बेंचेस आए। जब हम लोगों ने बोर्ड लिया तो बोर्ड आया, मोबाइल लिया तो मोबाइल आया। सो दैट इज असेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असेट। तो इसका मतलब है क्या समझा, पेमेंट में दो ही चीजें आएंगी, एक तो एक्सपेंडिचर या फिर असेट। एक्सपेंडिचर कैसे समझेगा कि वो खर्चा हो गया गया, उसके बारे में कुछ नहीं आएगा आगे, वो चीज आगे यूज नहीं होगी। बट इन द केस ऑफ असेट हम लोग जब पैसा डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा, दैट इज असेट। ठीक है, तो अब तक हमें क्या समझा, जो हमारे दो साइड्स है, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। रिसिप्ट्स में जो कुछ भी आएगा वो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगी, और पेमेंट्स में जो कुछ भी आएगा वो हमारा एक तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर असेट होगा, एक्सपेंडिचर या फिर असेट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना?
यहाँ तक कुछ डाउट? ओके, सो हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। हम लोग सीख रहे एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हम लोग सीख रहे हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है इसका, मैंने पूरा आपको समझा दिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, तो सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो इसका जो क्वेश्चन होता है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट। तो उसका पहला पार्ट होता है हमारे, जैसे मैंने हम लोग ने अभी जस्ट डिक्लेयर किया उसको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं होता ड्यू टू नो ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होते, वेदर ट्रांजेक्शन होते हैं बट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन नहीं होते, ट्रेड ट्रांजेक्शन नॉट अवेलेबल, मतलब ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है इसमें, जो कि हमारी कैश बुक होती है। क्या होती है? कैश बुक। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये चीज हमारे फाइनल अकाउंट में भी होती है, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जांपल लो, अगर सीएसटी से कोई ट्रेन छूटी है और हम लोग दादर में उस ट्रेन में बैठ रहे, सीएसटी से कोई ट्रेन छूटी है और हम लोग उसमें दादर में बैठ रहे, दादर में गर्दी कितना होता है पता है? कैसे ऐसे ऐसे करके चढ़ना पड़ता है, एक तो कैसे हालत खराब होती है। सुबह सुबह जाओगे तो टाटा बाय बाय गुड बाय गया। कुर्ला जाओगे तो आपको उतरने की जरूरत नहीं, चढ़ने की जरूरत नहीं, कुर्ला वाला अपने आप आपको लेके जाएगा अंदर, अपने आप आपको बाहर लेके आएगा। सिर्फ अपनी चीजों का संभालना। मैं तो समझा, गए थे कुर्ला घूमने, आए भिखारी बन गए। ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है, सब कुछ गायब होता है, इतनी गर्दी होती है, आपको समझेगा ही नहीं, किसने कुछ लेके चले गए। सो बेसिक बातों में प्रॉब्लम हो जाता है हमारा, कि हम लोग कुर्ला जाते तो है बट आते हैं रोते रोते। तो कुर्ला इज फेमस फॉर दिस थिंग्स। ठीक है, वो अगर आपने कुर्ला का डिस्टिंक्शन देखा रहेगा तो सी से स्टार्ट होता है। मतलब कुर्ला एक्चुअल में के से स्टार्ट होता है, बट ट्रेन वाले ने भी सी लिखा है उसके लिए, चोरी होने वाला स्टेशन। सो थोड़ा सा संभाल के रहना उस स्टेशन से। सो हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो कैसे होता है, फुल पैक ट्रेन, फुल पैक ट्रेन है। भाई अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, थोड़ा जगह नहीं है। और अरे जगह नहीं अंदर, अरे हो यार अंदर हो। उसे ढकेल ढकेल के लोग घुस जाते हैं, कैसे ना कैसे। उनको पता है ट्रेन जाएगा तो वापस नहीं आएगा, सीएसटी वाला ट्रेन तो वापस कभी नहीं आता है। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले से सीएसटी में बंदे बैठे, सीएसटी से लेके दादर तक तो पैक है ट्रेन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी आना है, वी आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें भी आना है, तो हमें आना है तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से किसी को निकालना पड़ेगा। कोई तो उतरेगा तब हम चढ़ेंगे, जगह तब तो होगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ही ढक लेंगे अंदर। और क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, तो जिस भी चीज के सामने, अभी समझो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग इसको ही ढक लेंगे, थोड़ी अंदर जाकर ट्रेन में ढक लेंगे सबको, इसको ही ढक लेंगे। तो अगर जो बंदा है उसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, हमें इसकी वजह से जगह नहीं हो रही, अब उसको इसकी वजह से नहीं हो रही है, तो वो उसका लुकआउट है, हमारा लुकआउट गया है, हमें इस बंदे की वजह से जगह नहीं हो रही। तो हम लोग डोपर वेपर मार के, लाद बेद मार के, घुसा घुसा मार के उसको ढकेल देते हैं, भाई तू अंदर हो। तो जैसे कि अगर समझो एडजस्टमेंट हमारी, हमारे हमें रेंट दिख रहा है, रेंट पे एडजस्टमेंट है, तो हम लोग रेंट को ढक लेंगे, भाई रेंट ढकल तो अंदर जा। इसका मतलब क्या, किसी भी चीज पे जब एडजस्टमेंट है तो उसको अंदर ढकेल दे हम लोग, अंदर मतलब इनर में, इनर मतलब इनर कॉलम। तो एवरीथिंग विच हैज एडजस्टमेंट, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। मतलब अगर इनर कॉलम में हम उस चीज को लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका स्टेशन आता है तो उसको उतरना है, एडजस्टमेंट हो गया, आपको जगह दिया, बराबर। अभी एडजस्टमेंट होने का क्या हो जाएगा, स्टेशन आएगा, स्टेशन पे उसको उतरने नहीं दोगे, बैठा के रखोगे, रुक कोपरी का, तो उसको बाहर जाने देना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट होने के बाद वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, बाहर मतलब आउटर। तो इनर से आउटर कब आता है, जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है। अभी जैसे अभी मैंने जस्ट बोला आपको, क्या बोला, मैंने तो इसके ऊपर मारा, बट इसकी वजह से दूसरे को भी लगा ना, इसको मारा बट इसकी वजह से दूसरे को भी लगा। ध्यान से समझो, मैंने मारा एक को, लगा दूसरे को भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मारा एक पे, इफेक्ट दो पे हो। तो इसलिए जब भी एडजस्टमेंट घुसती है ना, तो दो इफेक्ट करती है, समझा। तो दो जगह पे इफेक्ट जाएगा इसका, कोई भी एडजस्टमेंट हो दो इफेक्ट जाएंगे। रेदर अभी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक ट्रेन का एग्जांपल, बट थियोरली भी बताता हूँ। थियोरली जो होता है कि कैसे होता है एडजस्टमेंट्स में, ये जो है रिसिप्शन पेमेंट में जो भी चीजें आई हैं वो पहले से कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, और वो रिसिप्शन पेमेंट्स में भी अभी रिकॉर्डेड है। रिसिप्शन पेमेंट्स इज ऑल्सो कैश बुक, मतलब सब्सिडरी बुक, वहां पे उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है एक बार, दैट इज इट्स फर्स्ट इफेक्ट, बराबर। और वो जो रिसिप्शन पेमेंट्स है उसको हम लोग को अभी वापस डालना है, दैट इज दैट सेकेंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट मतलब मारा हुआ पहले से इधर, सिर्फ दूसरे का इफेक्ट दिख नहीं रहा है, वो हम लोग को डालना है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, कितना इफेक्ट आता है, दैट इज सेकेंड इफेक्ट। वो फर्स्ट इफेक्ट नहीं होता है, कितना कौन सा इफेक्ट होता है, सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट इफेक्ट पहले ही हो चुका है। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये तो ट्रेन में नहीं चढ़ा है, इसके बारे में किसी को, मतलब वो लोग जो बैठे थे उनको पता था क्या कि मैं चढ़ने वाला हूँ ट्रेन में, तो वो लोग रेड कारपेट डाल के रखते, उनको नहीं पता था मैं चढ़ने वाला हूँ ट्रेन में, तो उनको पता ही नहीं था। तो जब एडजस्टमेंट होगा तब उधर दो इफेक्ट जाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ लगेगा। यहाँ पे केस क्या था, एक को लगा हुआ ही था, तो दूसरे के ऊपर उन्होंने गुस्सा निकाला, दैट इज सेकेंड इफेक्ट। और ये पहले से रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड होने की वजह से क्या है, उसको हम लोग को सेकेंड इफेक्ट डालना है। यहाँ पे ये इतना रिकॉर्डिंग किसी के पास है ही नहीं, ये रिकॉर्डेड ही नहीं है। अगर कोई चीज रिकॉर्डेड ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है, जब अकाउंट में हम लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, बराबर ना। तो हम लोग को दो बार लिखना ही है उसको, तो इसलिए ये दो बार आता है, दो इफेक्ट आता है, बट इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। सब एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट जैसे ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ एकदम अर्धंगा नहीं है। उल्टे से बहुत से एडजस्टमेंट्स कम है, क्योंकि इसमें डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है। अभी वो लोग क्यों नहीं है डेटर्स और क्रेडिटर्स, कोई बता सकता है क्यों डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं है इसमें, ट्रेडिंग ही नहीं है, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कैसे आएंगे। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी नहीं है, क्यों नहीं है, वापस वही चीज, अगर ट्रेडिंग ही नहीं है, डेटर्स ही नहीं बनेंगे, अगर कस्टमर ही नहीं है, तो बिल्स पेबल या फिर बिल्स रिसीवेबल कैसे आएगा। अगर मेरे को किसी से पैसा लेना ही नहीं है और किसी को पैसा देना ही नहीं है, तो मेरा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी नहीं बनेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। सो द थिंग इज कि यहाँ पे हमें बहुत सी एडजस्टमेंट्स कम हो जाती है रादर फाइनल अकाउंट से, बट दो तीन चीजें ना कंफ्यूजिंग हो जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्री। आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ बाकी है आपका। आउटस्टैंडिंग को बहुत से वर्ड से, आउटस्टैंडिंग, करोड़, उसके बाद एबल, ऐसा कुछ भी लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाकी है। एक तो आना बाकी है या फिर जाना बाकी है। प्री लगोगे ना, प्री प्री मतलब पता है, प्री वेडिंग सबको पता है, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग से पहले वाला। तो प्री का मतलब होता है पहले, पहले मतलब एडवांस, जो कुछ भी एडवांस में होता है उसको हम लोग प्री बोलते हैं। तो इन दो वर्ड्स में देखो, आउटस्टैंडिंग मतलब होने के बाद भी बाकी है, और प्री मतलब होने से पहले ही दे दिया या फिर ले लिया, दो अपोजिट वर्ड्स है। तो इन अपोजिट वर्ड्स के आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गए, पूरा चैप्टर खत्म। उतने ही एडजस्टमेंट्स कंफ्यूजिंग है। और अब तक कैसे था, फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ एक साल का देख रहे थे, तो एक साल के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे थे। तो जब हम लोग करंट ईयर का देख रहे हैं, तो करंट ईयर से हम लोग अगर प्रीवियस ईयर में जाना है, कहाँ पे जाना है, लास्ट ईयर में जाना है, तो लास्ट ईयर में उसके इफेक्ट क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इफेक्ट हम लोग को समझ के लेना है, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस साल का ही होगा, लास्ट ईयर का तो लास्ट ईयर में निकाला। बट जो बाकी है वो पिछले साल का भी बाकी हो सकता है, उसके पिछले साल का भी बाकी हो सकता है, या फिर पहले ही पे किया तो पिछले साल का भी पे किया होगा, उसके पहले साल का भी पे किया हो रहेगा। इसलिए प्री और आउटस्टैंडिंग में ही ऐसा सब कुछ आता है, जो कि प्रीवियस ईयर का होता है। बाकी किसी चीज में आपको प्रीवियस ईयर का कुछ आएगा नहीं। पहली चीज क्या बोला मैंने, आउटस्टैंडिंग और प्री में ही आपको
वो पिछले साल को थोड़ा कंसिडर करना है, बाकी किसी चीज में आपको पिछले साल की प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगा। और पिछले साल हम लोग को क्यों लगता है, हम लोग को एक कैपिटल फंड निकालना होता है। जैसे बिजनेस में कैपिटल होता है, यहाँ पे कैपिटल फंड होता है। फंड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मांग के लाया हुआ पैसा है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग जो अपनी खुशी से देते हैं तो उसको हम लोग फंड बोलते हैं। पता है ना, फंड, फंड रेज करना, अपने मर्जी से दो। वो अभी नया कुछ निकला है कि इस लिंक पे क्लिक करो और फंड रेज करो, हमारा बच्चा हो आईसीयू में, ये कुछ करते हैं। या फिर हमारे बच्चे को सिखाना है, हमारे पास पैसा नहीं है तो फंड रेज करो, फंड रेजर चालू करते हैं, फंड रेजर, ये आपने सुना रहेगा। तो फंड रेजिंग, फंड मतलब क्या, हम लोग किसी से मदद ले रहे हैं। तो कैपिटल फंड का मतलब क्या, हम लोग ने फंड मदद लेके कैपिटल बनाया है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अभी इसमें एक नया कंसेप्ट है, दैट इज लीगेसिस। ये मतलब नई चीज है, लीगेसी, लीगेसिस। ये आपने मतलब अभी तक फाइनल अकाउंट वगैरह में नहीं देखा है, कहीं पे भी नहीं देखा है। लीगेसिस क्या होता है, लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या, लेगेसी बोलते पता है हम लोग, लेगेसी चल रही है। व्हाट इज लेगेसी, मतलब हमारे पूर्वजों से हमारी ये चीज चल रही है, पीढ़ियां, बराबर, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लीगेसीज क्या होती है, मतलब हमारी पीढ़ी हमारे लिए जो छोड़ के गई है। क्या बोला मैंने, हमारी पीढ़ी हमारे लिए जो फाइनेंशियल चीजें छोड़ के गई है उसको हम लोग लीगेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम लोग को हमारे पीढ़ी से कुछ ना कुछ मिला, मिला मतलब पैसा आया, पैसा आया मतलब इनकम, तो लीगेसी कहा जाती है इनकम। तो दो टाइप की इनकम आ सकती है, एक तो पैसा दे सकते हैं, दैट इज नॉर्मल इनकम, वो हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। या फिर वो हमारे नाम पे कुछ जमीन कर दे, हमारे नाम पे कुछ बिल्डिंग कर दे, दैट इज कैपिटल इनकम, तो वो हमारा जाएगा असेट में। मोस्ट प्रोबेबली लीगेसीज क्या होता है, तो असेट देखो, हमें पैसा मिलता है, अगर बिल्डिंग मिलता है तो बिल्डिंग हमें मिला है, बट वो हमें देना पड़ेगा ना बिजनेस के लिए या फिर हमारे सोसाइटी के लिए देना है। तो आया तो है हमारे पास, बट देना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी में जाता है, तो उसको कैपिटल लीगेसी बोलते हैं। कैपिटल लीगेसी होती नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, इनकम में ही आती है लीगेसी। ये नया कंसेप्ट है, इसके लिए समझा। बाकी देखो इसमें रॉयल्टी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बता, कुछ बना ही नहीं रहे तो रॉयल्टी कैसे आएगा। फ्रेड नहीं आएगा, कुछ मंगा ही नहीं रहे तो फ्रेड कैसे आएगा। कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। गुड से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं आएगी इसमें। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, तो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो मैं बता रहा हूँ, देखिए बताओ, मुझे बताओ, पार्टनरशिप पैरालोग्स में हम लोगों ने सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सा किया था, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या, तो गुड से नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा। अच्छी बात है, ये समझ रहा हूँ। मेन है ना जो एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो अभी मैंने बोला वो आउटस्टैंडिंग या फिर फ्री। ठीक है, अपोजिट वर्ड से अभी मैं बताया जस्ट। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, फ्री मतलब मैंने पहले ही दे दिया या फिर ले लिया। ठीक है, इन दोनों में ना दो टाइप पड़ते हैं, एक पड़ता है हमारा इनकम और दूसरा पड़ता है हमारा एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके बराबर है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो फाइनल ये अपना एमपीओ है, एमपीओ दो दो कंसेप्ट से चलता है, एक तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो करंट ईयर मतलब अभी का ईयर जो चल रहा है, और दूसरा प्रीवियस ईयर मतलब पिछला ईयर। ठीक है, तो देखो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये भी अपोजिट वर्ड्स है, इनकम और एक्सपेंडिचर अपोजिट वर्ड्स है। ध्यान से समझो प्लीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, उसमें भी उसमें भी ज्यादा है तो एक मिनट अच्छे से समझेगा ना, उसमें भी हर चीज के दो इफेक्ट जाते हैं। कितने इफेक्ट जाते हैं, बराबर ना, कोई भी एडजस्टमेंट है उसके कितने इफेक्ट जाते हैं, अभी मैंने बताया दो इफेक्ट, बराबर। यहाँ पे भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, राइट ना, ये भी अपोजिट बराबर।
अभी फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। कुछ डाउट इसमें? अभी देखो, करंट ईयर मतलब क्या? नॉर्मल चालू ईयर, चालू साल। तो करंट ईयर जो होता है, करंट ईयर इज द थिंग वेर वी आर गोइंग थ्रू, मतलब हम लोग कौन से साल से अभी आए हैं। और प्रीवियस ईयर मतलब द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का पहला साल, मतलब करंट ईयर से पहले वाला साल। तो जो करंट ईयर है वो होता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। पता है हम लोग फाइनल अकाउंट्स करंट ईयर में ही करते थे, एक ही साल का, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमारे फाइनल अकाउंट में जाता था ना, वही करंट ईयर का भी जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे करंट ईयर में ऐड, और प्री क्या करते थे, देखो यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ पे माइनस ही होगा, क्यों बता, क्योंकि अपोजिट है, बराबर। और हमारा करंट ईयर में सेकंड इफेक्ट पे जाता था, सेकंड इफेक्ट हमारा आउटस्टैंडिंग का जाता था इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आने वाला है, आने वाला मतलब हमारा एसेट होता था, ये क्या होता था, बैलेंस शीट, पैसा आएगा। और प्रीपेड इनकम मतलब एडवांस इनकम, एडवांस मैंने किसी से लिया है तो हमारे पास से जाने वाला है, किसी चीज के लिए मैंने एडवांस लिया है, तो दैट इज माय बैलेंस शीट लायबिलिटी, बराबर। ये नॉर्मल था। अभी देखो ये करंट ईयर का है, तो ये बैलेंस शीट भी कौन सी होगी, करंट ईयर की। तो ये कहां पे जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट, यहाँ पे भी करंट ईयर का बैलेंस शीट। अभी जब अगर प्रीवियस ईयर में जाएंगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा करंट ईयर। मतलब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर, समझा क्या बोला मैंने, फर्स्ट इफेक्ट उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो जाएगा, बैलेंस शीट एसेट है, बैलेंस शीट एसेट ही है, और करंट ईयर की जगह क्या आएगा, सेम बैलेंस शीट लायबिलिटी, बट करंट के यहाँ पे क्या आएगा, प्रीवियस ईयर। अभी एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस ही होता है, और प्री कभी भी माइनस होता है करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर माइनस और प्लस, उल्टा। सेकंड इफेक्ट, अभी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना बाकी है, तो लायबिलिटी, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, और ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में, हम लोगों ने पहले ही दिया है। बट ये जाएगा करंट ईयर में, ये भी करंट ईयर में, और ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी से प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट एसेट का प्रीवियस ईयर, बराबर। और ये टेबल आप अच्छे से करते हो ना, तो आपका पूरा एनपीओ खत्म। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे मट्टी खाते हैं। अगर आपको एक चीज समझ में आती है ना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर ये एक चीज नहीं समझ में आती तो आपको कोई चैप्टर में कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ये होने के बाद मतलब ये तो हो गया आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड। उसके बाद हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज बचे। मैंने बोला था आपको एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब हमारे पास चार ही चीजें आने वाली, एक तो इनकम, या तो एक्सपेंडिचर, या तो एसेट, या फिर लायबिलिटी। उससे ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला है ना, ठीक है। तो उसमें भी लायबिलिटी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, प्रॉब्लम आता है एसेट में। बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं वही हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। उसके बाद एसेट्स में प्रॉब्लम आते हैं, एसेट्स में एडजस्टमेंट्स कुछ आती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अच्छा ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लो या फिर फोटो निकाल के लो, वॉट एवर इट इज। तो हम लोग अभी एसेट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी जब कभी भी कोई भी एसेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो एसेट्स कैसे होता है पता है, बेसिकली कोई भी एसेट मतलब क्या, हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया किसी चीज में, ठीक है। अभी कैसा होता है पता है, मैंने बेंचेस लिया, या फिर मैंने, सॉरी, मैंने बोर्ड लिया, समझो मैंने क्या लिया, ये बोर्ड लिया, ठीक है। अगर मैंने बोर्ड लिया, बोर्ड लेने के बाद क्या हुआ, वो तो मेरा एसेट हो गया, दैट इज मेरा बोर्ड है बाबा, 10 साल से है और 5 साल से है। तो मेरा बोर्ड जो मैंने लिया हुआ है व्हाइट बोर्ड, वो मुझे ना मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा,
क्योंकि मेरे पास है ना, पहले से है, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी साल हुए, उसमें मेरे पास वो है, इसके लिए मेरे बैलेंस शीट में है कि मेरा है। ठीक है, अभी क्या हुआ पता है, अभी मैंने दूसरा क्लासरूम लिया, जगह लिया, वहां पे और एक बोर्ड लिया, अभी और एक बोर्ड लिया तो वो बोर्ड में मुझे लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास पहले से एक बोर्ड का अकाउंट है, बोर्ड बनाया हुआ है मैंने, बोर्ड है मेरे पास बैलेंस शीट में। तो जब मैं नया बोर्ड लूंगा तो मेरा नया बोर्ड कहाँ दिखेगा मेरे को, पेमेंट में, क्योंकि मैं पैसा दूंगा उसके बारे में। जब मैं बोर्ड लूंगा तो फुकड़ थोड़ी देगा कोई, उसके बारे में मेरे को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जब मैं उसको पैसा दूंगा मतलब वो पेमेंट में भी लिखूंगा, तो पेमेंट में मेरे को एक बोर्ड दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, वो वाले बोर्ड को ये वाले बोर्ड में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, लिखूंगा परचेज, क्या लिखूंगा, नया बोर्ड मैंने परचेज किया, बराबर। यहां तक तो सबको समझते हैं, ठीक है। अभी परचेज दिया है, वहां पे उसके आगे डेट दिया है, 1/10 को मैंने परचेज किया, 1/10/2024 को परचेज किया, बराबर। अभी ये बोर्ड तो मैंने लिया, बट ये बोर्ड तो मेरे पास पहले से था, पुराना वाला, ये नया दिया वो अलग, बट ये बोर्ड मेरे पास पहले से था। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, मतलब जो एग्जामिनर या फिर सेटर है, वो क्या करता है, नीचे एक एडजस्टमेंट दे देता है। अब एडजस्टमेंट में लिख देता है देयर इज 10% डेप्रिसिएशन ऑन बोर्ड, बोर्ड पे 10% डेप्रिसिएशन निकालो। तो बच्चा कंफ्यूज, तो बच्चा क्या करता है, पहले 1 लाख का था, अभी 10,000 का लिया, तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 हुआ, मतलब 1.10 lakhs, बराबर। बच्चा क्या करता है, इसके ऊपर 10% निकाल लेते हैं, बराबर, 11,000 आता है, 11,000 का डेप्रिसिएशन आता है, और हम आंसर गलत हो जाता है। अभी बोलोगे गलत कैसे होगा, बराबर तो किया, बराबर नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया, देखो ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास स्टार्टिंग से था, फ्रॉम द 1st of April, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना वो पूरे 12 मंथ्स का निकलेगा। क्यों निकलेगा 12 मंथ्स का, क्योंकि हम लोगों ने उसको 12 महीना यूज किया है। डेप्रिसिएशन इज यूजेज ऑफ थिंग, हम जितना यूज करेंगे उतना वो चीज खराब होगी, जितना ज्यादा खराब होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन उसका निकलेगा। बट ये जो बोर्ड है ये मैंने सिर्फ 6 महीने पहले लिया, तो मैं इसको सिर्फ 6 महीना यूज कर रहा हूँ, तो इसका डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 मंथ्स का ही निकलेगा। तो 1 लाख पे मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 10K, बट 10,000 पे मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 500 रुपया, 0.5K, तो मेरा हो जाएगा 10.5K। मेरा डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए, 10.5K, तब जाके मेरा आंसर राइट होगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग अ नेट ब्लॉक। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिंग अ नेट ब्लॉक। जो हमें स्टार्टिंग में दिया है दैट इज अवर ग्रॉस ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस ब्लॉक। उसमें से डेप्रिसिएशन जब माइनस होता है तो बनता है नेट ब्लॉक, नेट ब्लॉक ऑफ असेट, फिक्स असेट्स का नेट ब्लॉक, याद रखना कभी भी, ठीक है। ये समझा आपको। अभी कभी कभी कैसे रहता है पता है, आपको एक टेबल देते हैं, क्या करते हैं, नीचे से एक टेबल देते हैं, उसमें मजा आता है, बहुत मजा आता है उसमें, ऐसे उसमें गलती होता ही होता है बच्चों से, ऐसे टेबल देते हैं, हमें ना सम देख के इतना मजा आता है ना, अरे यार क्या सम दिए, हाँ 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 मजा आ गया। एडजस्टमेंट बोलते हैं, वहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो देखो कैसे पता है, हम लोग बोलते हैं अरे यार ये तो टेबल आ गया, चिंदी चोर, देख लेते हैं टेबल, कुछ लिखा नहीं है। हम लोग को डर क्या लगता है पता है, देखो बच्चों को डर क्या लगता है, कुछ इंग्लिश में ज्यादा हार्ड ना आ जाए, हम लोग को समझेगा नहीं, लिखेंगे यार, तो टेबल लिखता है तो बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं, उछलने लगते, और टेबल, बट टेबल एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखे, टेबल दिया है नीचे, तो टेबल लिखे बच्चे क्या, ये तो इजी रहेगा, ये आराम से आने ही वाला है हम लोग को, टेबल है, टेबल में क्या ही रहेगा रह के, और कैसे वो छोटा दिखता है, बच्चे और खुश, भाई बोर्ड वाला अच्छा है, बोर्ड वाला प्यारा है, उसके प्यार में गिर जाते हैं, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो मैं ऐसे बाय क्या एक उंगली से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो उधर लगता लिखा रहता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे है ना पिछले जगह का डेट लिखा रहता है, जैसे कि हमारे केस में रहेगा 1 अप्रैल 2024, और हमारा ये
एंडिंग रहेगा 31 मार्च 2025। ऐसा 2 डेट दिया रहता है और यहाँ पे ऐसे रुपीज लिखा रहता है। तो और खुश हो जाते बच्चों, प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट दिया है, करंट ईयर का डायरेक्ट दिया है, अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, मतलब यहाँ पे सब हमारे बैलेंसेस रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया रहता है, पहला दिया रहता है, समझो एक एग्जांपल, पहला दिया रहता है फर्नीचर, उसके बाद दिया रहता है बुक्स, उसके बाद देता है वो सब्सक्रिप्शन, उसके बाद वो दे देता है यहाँ पे रादर कभी स्टेशनरी देता है, स्टेशनरी दे देगा, या फिर कभी कुछ और दे देगा। ठीक है, या फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखता है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो फर्नीचर जब देता है ना वो फर्नीचर, वहां पे इसने लिख दिया 1 लाख रुपए, कितना लिखा? 1 लाख। एंडिंग में लिख दिया इसने 1,50,000 रुपए। ठीक है, बुक्स उसने लिख दिया 50,000, क्वेश्चन मार्क। सब्सक्रिप्शन उसने लिखा, वो लिखता है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ड्यू में वो लिखता है क्या पता है, ड्यू में वो लिख देता है कि बाबा पिछले साल 5,000 बाकी था, इस साल 10,000 बाकी है, बराबर। उसके बाद वो लिख देता है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी लिखता है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड नहीं होता है सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड इन एडवांस, इसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 500, 2,000। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी ये देख के ना बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे इतना सही है, तो बच्चा स्टार्ट करता है, अरे हाँ 1 लाख, बोले 1,50,000 कहाँ से आया? तभी ये बेटेबल बोलते हैं भाई ऐसे नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं मेरे को, ऐसे नहीं आया मैं इतना रूप चेंज करके, रूप बदल के आया हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, अगर मैं मेरा रूप बदल सकती हूँ तो मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा सम भी बदल सकती हूँ। तो कॉमर्स स्टूडेंट का भयानक सपना होता है कि हमारा एनपीओ सब पूरा होता है और लास्ट में आके टैली नहीं होता है। दिस इज द डेंजरस ख्वाब ऑफ एवरी कॉमर्स स्टूडेंट, कमर्शियल। तो कमर्शियल का प्रॉब्लम ही होता है, ये सम 98% बच्चों का सॉल्व ही नहीं होता है। मतलब रेदर बहुत से काउंटिंग में है 100 आउट ऑफ 98 बच्चे इसमें गलती करते हैं, यही सम में नहीं, मतलब पूरे एनपीओ में। क्योंकि एनपीओ के बारे में इतना डरा के रखा है ना लोगों ने, इतना डरा के रखा है कि एनपीओ ऐसा, मतलब रिएक्शन इतना ज्यादा गंदा है इसके बारे में कि बच्चे पहले ही नहीं होएगा मेरे से, इस केस में चले जाते हैं। तो जो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इतना डेंजर कुछ नहीं है एनपीओ में। एनपीओ में आपको इतना समझना है, आप अगर फाइनल अकाउंट्स अच्छे से करते हो तो उसके आधा ही मेहनत एनपीओ में है, सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के डबल लॉजिक एनपीओ में आपके पास होना चाहिए, होकर जगह पर होना चाहिए। अगर सिर्फ है और जगह पे है ही नहीं तब भी नहीं समझेगा, और नहीं है तो छोड़ दो, मतलब बात ही नहीं है उसकी। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो फर्नीचर मेरा 1 लाख था, 1.5 लाख हो गया। ठीक है, अभी और एक ट्विस्ट डालता है वो, ये क्या डालता है, हमारे जो रिसेप्शन पेमेंट्स रहता है ना, उसमें पेमेंट्स में ना एक फर्नीचर लिखा हुआ है पहले से 80,000 का। कितने का? तो मेरे को इसमें क्या समझा, मेरे पास पहले फर्नीचर था 1 लाख का, ध्यान से समझो, 1 लाख का फर्नीचर था, मतलब मैंने नया कितना लिया, 80,000 का नया लिया पेमेंट में, 80,000 नया लिया। तो देखो ना मैंने यहाँ पे कैसे परचेस किया था, तो 80,000 ऐड हुआ, मतलब मेरे पास फर्नीचर कितना होना चाहिए था, 1,80,000। बट क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है भाई, 30,000 गया का, 30,000 क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। समझे? कभी कभी क्या करेगा पता है, नहीं देगा, जैसे कि इस केस में दिया है, नीचे वाला केस लेते हैं, इस केस में दिया, इसने बोला बुक 50,000 का है, परचेज में लिखा है 10,000 का बुक्स और लिया,
तो टोटल बुक्स कितने का हो गया? 50 और 10 60,000 का बुक्स हो गया। कितने का बुक्स हो गया? 60,000 का बुक्स हमारा हो गया। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ना बुक्स में डेट ही नहीं दी है जो परचेज किया। अभी यहाँ पे कैसे डेट दिया था, उसके परचेज पे डेट ही नहीं दी है। तो क्या समझेंगे हम लोग, क्या समझ सकते हैं हम लोग? जब भी आपको किसी भी परचेज पे डेट नहीं दिया है तो समझने का वो एट द लास्ट ऑफ द डेट लिया है। कब लिया? एट द लास्ट। उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। जस्ट हम लोग ने अभी लिए, इसके लिए उसके ऊपर डेट नहीं है, क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट्स कब बनेगा? लास्ट में बनेगा। तो लास्ट में बन रहा है मतलब अभी लिया, अभी लिया, इसके लिए तो डेट नहीं डाला है। अगर पहले लिया होता तो उसमें क्या होता? डेट होता। तो अभी लिया इसके लिए उसके ऊपर डेट नहीं। अगर डेट नहीं है तो अभी लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। उसने बोला है डेप्रिसिएशन निकालो 10%। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन सिर्फ किसके ऊपर आएगा? 50,000 पे। तो 50,000 पे डेप्रिसिएशन 5,000 आया। टोटल 60,000 था। 60,000 में से 5,000 का कितना बचेगा? तो जो क्लोजिंग आएगा उसमें कितना आएगा? 55,000। वो यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, वो आपको सब में दिखाना है। बट यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि आपको कंफ्यूजन हो। अभी ये जो 5,000 दिया इसने सब्सक्रिप्शन टू, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बट ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। तो इसमें प्रीवियस ईयर का चीज देखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम कौन सा? प्रीवियस ईयर का। तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा? और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में। कौन से वाले? ओपनिंग बैलेंस शीट। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं और इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, बराबर। अभी देखो ये भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बट ये कौन सा है? तो करंट ईयर में क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऐड हो जाएगा और सेकंड फिर बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। बट कौन से वाले? करंट ईयर वाले। सिंपल, कोई डाउट? पक्का? देन ये देखो रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है। रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस है। अभी देखो ये प्रीवियस ईयर है तो रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। देखो अभी रिसीव्ड कर रहे हैं हम लोग तो प्री आएगा, प्री इनकम, बराबर ना। तो रिसीव्ड इन एडवांस पहला प्रीवियस ईयर, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और सेकंड में बैलेंस शीट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर। अभी यहाँ पे हो जाएगा माइनस बैलेंस शीट लायबिलिटी करंट ईयर, बराबर। अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी समझो 100 रुपए दिया और 500 रुपए दिया। ध्यान से समझो ये भी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था? 100 रुपया। स्टेशनरी में लगा एक्सपेंडिचर, बार बार खर्चा होता है। तो एक्सपेंडिचर में मैं जाऊंगा, लिखूंगा स्टेशनरी। क्या लिखूंगा? उसमें लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखूंगा? 100 रुपया प्लस, अभी उस पेमेंट में भी रहेगा कहीं ना कहीं स्टेशनरी, वो हो जाएगा परचेस, और उसमें से माइनस होगा ये क्लोजिंग स्टॉक। तो बचा हुआ मेरा बाहर आ जाएगा कितना? और इस 500 का देखो ये 100 है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट असेट में, क्योंकि ये स्टॉक है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग का कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग के बैलेंस शीट में।